Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. In this video, we'll cover the explanation for the news from 28th, 29th and 30th of June. You can avail the PDF notes of all these news current affairs from the link given below in the description box. Okay, so let's begin for the day. 28th of June, the current affairs. The first news that we're going to cover today is Banking Regulation Amendment Ordinance 2020. The President has promulgated the Banking Regulation Amendment Ordinance 2020. Comment down below under which article the President can promulgate an ordinance. In pursuance of the commitment to ensure the safety of the depositors across the bank. Safety of the main objective है to ensure the safety of the depositors across the bank. What are the objectives or takeaways? तो यहाँ पे जो पहले जो थी आरबीआई की जो रेगुलेशंस थी वो कोऑपरेटिव बैंक्स पे नहीं लगती थी। आरबीआई तो अभी ये अमेंडमेंट के बाद आरबीआई की रेगुलेशंस जो है वो अब कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि बहुत सारी स्कैम्स की न्यूज़ आ रही थी। पीएमसी आप स्कैम का आपको पता था, पीएमसी स्कैम्स हुआ। अभी अगर आप जो लोग जेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम हुआ है 33,000 करोड़ का। तो ये काफ़ी कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम्स काफ़ी रेगुलर बेसिस पे हो रही थी, तो इससे मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई अब रेगुलेट भी करेगा। लेकिन एक और बात, द अमेंडमेंट डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग पावर ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर स्टेट कोऑपरेटिव लॉज। ये जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा पीएसीएस में, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ whose primary object and primary business is long term finance for agricultural development. मीन्स ये जो अमेंडमेंट है आरबीआई की सुपरविजन उन संस्थानों पे नहीं होगी, उन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं होगी जो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली काम करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स देते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर द डे इज संकल्प पर्व। संकल्प पर्व मनाया जाएगा 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक। इस संकल्प पर्व में हमें ग्रीन टू प्लांट ट्रीज इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है। द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड फॉर प्लांटिंग एटलीस्ट 5 trees in wherever you can, in your office, in your surrounding, to ensure clean, healthy environment of the country. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहाँ कौन सी मिनिस्ट्री है ये इम्पोर्टेंट है, कल्चर मिनिस्ट्री है। नोडल मिनिस्ट्री मैंने पहले भी बोला है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द संकल्प पर्व फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई, जिसमें आपको ट्रीज प्लांट करनी है और बेसिकली कौन सी 5 ट्री प्लांट करनी है उसके बारे में भी बात की गई है। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल। हर्बल हेरिटेज के बारे में बात की गई है, जो हमारी हर्बल हेरिटेज के बात को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 ट्री के बारे में बात किया गया है। आपको इन दिनों 28 to 12 के बीच में ये 5 ट्रीज को मैक्सिमम प्लांट आउट करना है। मैरी जैक्सन, ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट बेसिकल from the central exam point of view, from यूपीएससी point of view, but पीसीएस के point of view से इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि नासा जो स्पेस एजेंसी उसने अपने हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के हेडक्वार्टर को रीनेम करने वाला है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे, एंड शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर। यू कैन गेट अबाउट हर from one of the biggest movies or one of the movies that have been recognized worldwide, Hidden Figures. So you can easily know about her through the movie Hidden Figures, okay? And that the Hidden Figures tell how this black African American woman, despite all her constraints, who helped with the space race in India. And it was an Oscar-nominated movie. Then DST, Department of Science and Technology, launched an official logo to celebrate the Golden Jubilee of DST. ये लोगो लॉन्च किया, ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
And DST is observing Golden Jubilee year during May 3rd, 2020 and 2nd May 2021 with the activities like लेक्चर सीरीज. ये गोल्डन जुबली कमेमोरेट करने के लिए क्या क्या मार्क किया जाएगा? लेक्चर सीरीज कंडक्ट किया जाएगा. वेबिनार्स, काफ़ी वेबिनार्स हो रही हैं. ब्रिंग आउट पब्लिकेशंस, गैजेट पे पब्लिकेशंस छप रही है. Then is documentaries, updating Wikipedia pages of Survey of India and autonomous institutions under DST, etc. Okay. Now we'll go for 29th of June. 29th of June में काफ़ी important articles हैं. आपको सारी articles को mark करना है. This article 371 एक important article है. In a letter to Chief Minister, Nagaland Governor had said that constituency established state government was being challenged on day-to-day basis by armed gangs who questioned the integrity and sovereignty of nation. आर्म्ड रिबेलियन काफ़ी नागालैंड पे देखा जा रहा है और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैब्लिश्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ आर्म्ड रिबेलियन होकर उसे चैलेंज कर रहा है. तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए नागालैंड के गवर्नर ने सीएम को लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने कहा कि वो और देरी नहीं कर सकते और बाकायदा जैसे कि आर्टिकल 371A(1) का क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ट्रांसफर ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस सच एज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल इंट्रस्टेड विथ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ एंड अबव द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर. मतलब अगर ट्रांसफर और पोस्टिंग करनी होगी ऑफिशियल्स को, सीएम को गवर्नर से अप्रूवल लेनी होगी. ये बात इस पे लिखी गई है. Government was being challenged on day-to-day basis for armed gangs who questioned the integrity and sovereignty of nation. इसीलिए ये कदम उठाई गई. ये बात याद रखनी कि आर्टिकल 371 जो है वो पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन 371A से लेके J तक वो सब्सिक्वेंटली इंकॉर्पोरेट हुआ है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. 371A 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया है. ये प्रीलिम्स प्लस है. ये 371A कब आया? 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे. और इसलिए बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट, पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेजिस्लेट नहीं कर सकता इन मैटर ऑफ नागा रिलीजन्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, नागा कस्टमरी लॉ, मैरिज, इनहेरिटेंस, क्रिमिनल जस्टिस, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट असेंबली. बिना स्टेट असेंबली के सहमति से अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ बनता है तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट असेंबली की सहमत लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर द डे इज पीवी नरसिम्हा राव का सेंटेनरी सेलिब्रेशन था जून 28, 2020 को. पीवी नरसिम्हा राव जी का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है. तो आपको पता होना चाहिए वो आंध्र प्रदेश अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के सीएम थे 1971 से. फिर वो अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं और ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1996. उनके इसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है. फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी के लिबरल ही डिसमेंटल द लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म को रिड्यूस करने का कोशिश किया. यह बहुत अहम भूमिका रही है उनकी. इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाए. ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ एलपीजी. ये आज भी बोला गया है राव मनमोहन फॉर्मूला जो हम लोग अपनाए हैं 1992 से. एलपीजी का फाउंडेशन उन्होंने ले किया है. इंटीग्रेट किया इंडियन इकोनॉमी को विद ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली विद ईस्ट एशियन इकोनॉमीज. फॉरेन पॉलिसी अमंग द बोर्ड लुक ईस्ट जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी था जो इन्होंने लगाया. अब ये लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट में हो चुका है. 2015 में ये एक्ट ईस्ट में चेंज हो चुका है. एंड यूनाइटेड नेशंस के साथ उस समय हमारी संबंध काफ़ी बिटर थी, बिलिग्रेंट नेशंस थे, बट इनके कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारे जो संबंध है वो काफ़ी फ्रेंडली हो चुके थे. डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हम लोगों ने इजराइल के साथ भी इस्टेब्लिश किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. ओके, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पोखरान, आप सभी को पता है. एनर्जाइज द न्यूक्लियर स्माइलिंग बुद्धा भी बोलते हैं पोखरान को, आपको पता होना चाहिए. ये एनर्जाइज द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन 1998 पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट.
led by Vajpayee's NDA government. Pokhran was planned in 1996. He was the father of modern Indian nuclear. But since in 1996 elections he lost, the party lost, it was tested in 1998 during Vajpayee-led NDA government. National security, as experts believe that he was really successful in containing the separatist movement in Punjab and Kashmir. Local governance. This is path-breaking contribution of P.V. Narasimha Rao. 73rd and 74th Constitutional Amendment, Part 9A, that is Panchayats and Municipalities. Empowering the local bodies in his tenure is worth of mentioning. His contribution to Indian history, in his contribution to India, without mentioning this, is nothing. 73rd to 74th is very much important contribution. Decentralization के बारे में बात की है, vision of Gandhi, decentralization, grassroots governance के बारे में बात करते हैं हम लोग. This is one of the most important contribution of P.V. Narasimha Rao. And to this is no, you can mention this, this is not so much mandatory still. His term also saw the destruction of Babri Mosque in Ayodhya in UP. Okay, he is referred as Chanakya for his ability to steer economic and political legislation through the parliament at the time when he headed a minority government. Floating rate savings bond 2020 taxable, ये मैंने IE से उठाया है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है. ये तब लॉन्च हुआ है इन प्लेस ऑफ जब 7.75% की सेविंग बॉन्ड्स को जो उसे बंद किया है, उनके प्लेस पे ये लॉन्च हुआ है. ये जो होगा, इस पे इंटरेस्ट जो होगा वो सेमी एनुअली पेड होगा, January 1st एंड July 1st एवरी ईयर, दोनों टाइम पे इंटरेस्ट पेड होगा. द इंटरेस्ट ऑफ January 1st विल बी पेड एट 7.15%, और जो July 1st पे इंटरेस्ट होगा उसके रेट जो है वो रिवाइज होंगे, रीसेट होंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड. द बॉन्ड विल बी रीपेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. आपके मैच्योरिटी के बाद आपको बॉन्ड प्राइस मिलेगा, बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इट इज़ अलाउड टू फॉर द प्री मैच्योर रिडेम्पशन एज वेल. जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये आता है जैसे होता है ना, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर IT एक्ट 1961 फॉर सीनियर सिटीजन्स. तो आपको बोलना है नो, फॉर सीनियर सिटीजन्स और फॉर जनरल पब्लिक इट इज़ टैक्सेबल. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी इशूइंग, सिंस इट्स अ GSEC, the Reserve Bank will be issuing. The bonds could be held by any person resident of India and Hindu undivided family. Okay. National Statistics Day, ये BPC Mahalanobis का contribution इसमें important है. June 29th was a National Statistics Day, and the contribution I have mentioned, tried to mention each and every contribution to his contribution in statistics. He established the Indian Statistics Institute in 1931 in Calcutta. The institute founded the journal called Sankhya, important Sankhya, along the lines of Carl Pearson's Biometrica. Post-independence, he helped in NSS, that is National Sample Survey, annual survey of industries, and establishment of CSO, Central Statistics Organization, which is in New Delhi. His most important contribution is related to large-scale sample surveys. He introduced 3 key concepts of theory and practice sample surveys, which are pilot survey, optimum survey, design, and interpenetrating network of subsample technique. He also advocated the usefulness of sampling methods. He was elected chairman of United Nations Subcommission of Statistics Sampling. यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन तक भी रहे थे, एंड हेल्ड द पोस्ट अंटिल 1951. यहाँ इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो प्लानिंग में था. सेकेंड 5-year प्लान हम लोग बोलते हैं महानोबोलिस मॉडल, जिस पे हैवी इंडस्ट्रीज पे काफ़ी फोकस किया गया था, टू प्रोड्यूस द गुड्स दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. ये इनका था, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन पे ये किया गया था. सेकेंड 5-year प्लान जो था
वो ही it was the brain child of Mahalanobis. Okay. 30th of June, the historic news of government banning 59 Chinese apps, including the most famous ones like TikTok, ShareIt, UC browsers, etc. तो लीगल बैकिंग क्या है, कैसे आप बैन कर दिए? सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2019, ये दोनों लीगल बैकिंग है. टाइटल्स ऑफ 69A का जो टाइटल है एक्ट का वो क्या है? पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स. क्यों ब्लॉक हुआ गया है? क्योंकि दीज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज एप्स वर एंगेजिंग इन एक्टिविटीज विच वर प्रिजुडिशियल, जो भारत की संप्रभुता, इंटेग्रिटी, अखंडता के खिलाफ था, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर. द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड, अभी नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आएगा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला जाएगा कि ब्लॉक कर देनी है, इन सारी ऐप्स को इंडिया में एक्सेस नहीं देनी है. Users are likely to soon get a message saying that these apps have been restricted in your country with request of the government. सांस्कृतिक सद्भाव मंडप, ये जो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एक कम्युनिटी सेंटर एक टाइप का है, टाइप का नहीं है ही, जो किसके अंदर डेवलप हुआ है? जो मिनिस्ट्री का एक योजना, जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स, ये नोडल मिनिस्ट्री कौन है? माइनॉरिटी अफेयर्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सांस्कृतिक की बात की गई है तो दे विल गिव यू टू कंफ्यूज यू कल्चरल मिनिस्ट्री, बट इट इज माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री. कौन से योजना के थ्रू? या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. दिस कम्युनिटी सेंटर विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज लाइक स्किल डेवलपमेंट, कोचिंग, training, relief activities, mock drills, disasters such as now COVID, and different sports activities also. Okay. That is to integrate the village together. इसीलिए ये एक तरह से एक कम्युनिटी सेंटर डेवलप हुआ है ताकि लोग आ सके, विचारों का आदान प्रदान हो सके, एक डायरेक्शन मिल सके. This is an important development again. Kholongchu Hydroelectric Power Project is the first joint venture project between India and Bhutan, between the government. यहाँ पे it is implemented by Kholongchu Hydroelectric Power Limited, जो इसे implement कर रहा है. साइन हुई है between Bhutan government and Kholongchu Hydro Energy Limited, and it is implemented by Kholongchu Hydro Energy Limited, a joint venture company between Druk Green Power Corporation of Bhutan and Sutlej Jal Vidyut Nigam Limited of India. It is the first joint venture project between India and Bhutan. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसपे दोनों कंट्रीज़ की म्यूचुअल इंटरेस्ट है, कोऑपरेशन है, जिसके कारण काफ़ी कैपेसिटी बिल्ड होगी. भूटान पे इन्वेस्ट करेगा इंडिया, भूटान पे, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भूटान पे मिल रही है. प्लाज्मा बैंक, Delhi CM has announced for setting up of the plasma bank for treatment of COVID patients in the national capital, similar to the blood bank. जिस तरह ब्लड बैंक है वैसे ही एक प्लाज्मा बैंक के बारे में भी सेटल करने के बारे में भी बोली गई. कौन स्टैब्लिश करेगा? द प्लाज्मा बैंक विल बी सेट अप इन दिल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज. प्लाज्मा बैंक ये होगा, एंड द डॉक्टर्स एंड the hospitals have to approach for plasma if a COVID patients need the same. The plasma bank will be first of its kind for the treatment of COVID patients. Perhaps it will be the first plasma bank in the country. अगर ये सेटल हो जाता है तो ये फर्स्ट प्लाज्मा बैंक होगा. प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? इन प्लाज्मा थेरेपी एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड में से एंटीबॉडीज निकाल कर इन्फेक्टेड पेशेंट्स पे डालते हैं, जिससे वो एंटीबॉडीज फाइट करेगा इन्फेक्टेड पेशेंट के बॉडी में. इस पे काफ़ी वायरसेस के भी ट्रांसफ़र होने की खतरा भी है. The aimed at assessing the efficacy of the convalescent plasma to
link complications in COVID patients, okay, to limit complications in COVID patients. The final news for the day is International Day of Parliamentarism. June 30 was the International Day of Parliamentarism और इस साल का थीम था पार्लियामेंट इन टाइम ऑफ पैंडमिक. पैंडमिक के समय पार्लियामेंट का कैसा रोल होता है. The day celebrates parliaments and the way in which the parliamentary systems of the government improve the day-to-day lives of the people all over the world. अभी स्पेशली पैंडमिक के टाइम पे पार्लियामेंट लेजिस्लेशंस की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस इस बार की थीम थी, पार्लियामेंट इन द टाइम ऑफ पैंडमिक. ओके, दीज ऑल वर द न्यूज़ फॉर टुडे. जो मैंने पहले पूछा था कौन सा आर्टिकल से ऑर्डिनेंस पास होता है, तो इस आर्टिकल 1, 2, 3 से ऑर्डिनेंस प्रमलगेट होता है. ओके, so guys, if you're having any doubt, just let me know. I'll help you out. I'll try to resolve those doubts. And if you don't understand a particular topic or you want me to make a video on that topic, just comment down below. I'll assist you out. Okay? Thank you guys. Keep learning, keep sharing. Thank you.